हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करेंगे, बड़े ही डिटेल में जानेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी कि ये जो लेक्चर है ये बेसिकली शुरुआत है मैग्नेटिज्म सीरीज की। अभी तक अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो वहां पे हमने कुछ लेक्चर्स लिए थे, 10 से 12 मैंने आपके लिए लेक्चर्स लिए थे। पर क्योंकि बहुत सारे रिव्यूअर्स की डिमांड आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग उस सीरीज़ को वापस इनिशिएट करें। तो बिट्स एंड पीसेस में इस पे काम करता रहूँगा, तो मटेरियल के ऊपर थोड़ा-सा फोकस करूँगा। अगले 5 से 6 लेक्चर मैग्नेटिज्म पे आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा टीचिंग का हमेशा फोकस रहता है कि मैं आपको विजुलाइज़ करा सकूँ। तो अगेन यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर या इस पूरी सीरीज़ के अंदर या पूरे मेरे जो भी जितने मैंने कंटेंट डाले हैं, सब में मेरा काम रहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, वो तुम विजुलाइज़ कर सको, वो आपको समझ में आ सके, वो कैसे हो रहा होगा ये दिखाई दे सके। तो इसीलिए ये जनरल ये जो टॉपिक है मैग्नेटिज़्म का, ये बहुत ही इसके ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे। पर ये सीरीज़ बहुत स्पेशल होने वाली है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें विजुलाइज़ करने को मिलेंगी और ये देखने को मिलेगा कि एक्चुअली मैग्नेटिज़्म कैसे काम करती है, किस तरीके से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज़्म का, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए सोर्स क्या होता है मैग्नेटिज्म का, यानी कि मैग्नेटिज्म जो है वो नेचर में आया कहाँ से, ठीक है? तो उसका सोर्स क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एटम को, क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी चीज़ है सबकी सब एटम से मिलके बनी है। तो इस मैग्नेटिज्म का सोर्स जानने के लिए मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना पड़ेगा और वहाँ से हमें निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म आती है। तो अगर हम एटम की बात करें तो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, या मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको बोर का मॉडल बताऊं, यानी कि जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, एसपीडीएफ ऑर्बिटल थ्योरी है, प्लम पुडिंग मॉडल है, इसी तरीके बोर मॉडल है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोर मॉडल लेता हूं। तो अगर बोर मॉडल लेता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं मान के चलूं कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारी कौन सी डायरेक्शन है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड, ये यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रहा है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि करंट जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो रिवर्स होगी, क्योंकि हम जानते हैं, हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में, तो करंट का मोशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो करंट जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि करंट की अगर बात करूं तो ये कौन सी डायरेक्शन रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ आगे चलते हैं। अगर हमें इतना चीज क्लियर हो गई, अब अगर मैं बात करता हूँ राइट हैंड रूल की, RH यहाँ पे RH क्या होता है, राइट हैंड रूल है। पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर इसके ऊपर मौजूद है। ये है आपका राइट हैंड रूल। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिससे कि अगर मान लेते हैं मेरा ये लेक्चर पहली बार कोई देख रहा है जिसने कुछ भी नहीं जानता जो मैग्नेटिज्म के बारे में, उसको भी लेक्चर समझ में आ जाए, तो ये मैं पूरे डिटेल में बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं राइट हैंड रूल की, तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर्स हैं, लेकिन अगर मैं ब्रीफ बताऊं तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में फिंगर्स का टर्न होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में फिंगर्स आपकी, ये क्या है, ये आपकी फिंगर्स हैं, ये आपके फिंगर्स हैं, एंड दिस वन इज योर थंब, ये आपका थंब है। ठीक है, यानी कि ये अंगूठा है। तो होता क्या है कि राइट हैंड रूल, मैक्सवेल ने ये कहा कि जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स को रोटेट कराएंगे या कर्ल करेंगे, ठीक है, उस डायरेक्शन के हिसाब से जो थंब हमारा जो होगा, अगर हम फिंगर्स की डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज है, तो थंब जो होगा वो हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ यहाँ पे फिंगर किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो अगर फिंगर्स की डायरेक्शन, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करी जाए, तो फिंगर्स की डायरेक्शन अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हमारी जो राइट हैंड रूल में जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर का कर्लिंग है वो क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो थंब जो होगा ये तुम्हारा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर राइट हैंड रूल ये भी कहता है कि अगर डायरेक्शन ऑफ, अगर जो तुम्हारी फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हो रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल जो है वो दोनों के लिए यूज होता है, यानी कि अगर हम इससे मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है और करंट की डायरेक्शन निकालना चाहूं, तो भी मैं राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट पता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहूं, तब भी मैं यहाँ पे इस रूल का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर सिनारियो देखो, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि राइट हैंड थंब रूल जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर जो कर्लिंग है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, यानी कि ये हमारा केस है, यानी कि ये मेरा इंटरेस्टिंग केस है, ये मेरा वो केस है जो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर फिंगर्स मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही हैं, तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर किनारे इस पूरे सिनारियो को देखता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ स्क्रीन को। यानी अगर इस सिनारियो को मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे थंब जो है, यहाँ पे जो फिंगर्स हैं वो तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन में मुझे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और ये आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि होता क्या है, यानी कि एक ऐसा एटम जिसके अंदर एक सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन केस ले रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस के आसपास रोटेट करता है, तो जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की हम डायरेक्शन लेते हैं। तो वहां से राइट हैंड रूल लगा के मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या होगा? एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो अगर इस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करी जाए, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, या कह सकते हैं एक मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और वो क्यों आएगा? ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूं, यानी कि ये जो अभी तक मैंने सिखाया, इसकी वजह से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि कोई भी एक एटम, यानी कि कोई भी एक एटम जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो वर्क करेगा एक एक छोटी सी स्मॉल सी मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो यानी कि एटम जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और ये जो एटम है, छोटा सा एटम जो स्मॉल मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, यही कह सकते हैं हम सोर्स है मैग्नेटिज्म का। यानी कि दुनिया में जहां पे भी आप मैग्नेटिज्म देखते हो, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हुए, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हुए, चाहे जो भी हुआ, चाहे नॉन मैग्नेट भी क्यों ना हुए, अभी आने वाले समय में लोग सीखेंगे। तो जितनी भी दुनिया में मैग्नेटिज्म देख रहे हो, वो कहाँ से आ रही है? वो बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है जो उस न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल तेजी से रोटेट कर रहा है। तो हर वो इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, उसकी वजह से करंट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इस पूरे कंक्लूजन को, यानी कि अगर मैं बात करता हूं, जो भी हमने यहाँ पे सीखा है, इस पूरे एरिया में जो भी हमने सीखा, उसको मैं कंक्लूड कर सकता हूं। यानी कि हर एक एटम एक वर्क करेगा स्मॉल मैग्नेट की तरह। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक एटम जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे जो मेन रीजन है, यानी कि अगर तुमसे सिंगल लाइन में पूछा जाए कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो आप आंसर दोगे ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, उसकी वजह से एक फ्लक्स आ रहा है, या स्मॉल मैग्नेट कह सकते हो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ रहा है। यानी कि दुनिया में जो भी आप मैग्नेटिज्म देख रहे हो, उसके पीछे जो सिंगल मोस्ट वन ऑफ द सिंगल कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट, और कह सकता हूं मैं कि सबसे आसान जो आंसर है, यानी कि सबसे माइन्यूट जो रीजन है मैग्नेटिज्म का इस पूरे नेचर में, वो है इलेक्ट्रॉन का रोटेशन न्यूक्लियस के अराउंड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी वजह से ये मैग्नेटिज्म पिक्चर में आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे? नौ एक इंपॉर्टेंट यहाँ से ये चीज हमने देखी कि ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये बताता है कि एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को जन्म देगा। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा एंगुलर मोशन में, यानी एंगुलर मूवमेंट करेगा ऑर्बिट्स में, तो वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जनरेट होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया होगा, बेसिक क्लियर हो गया। नौ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। क्वेश्चन ये आता है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन के साथ देख लिया, लेकिन तब क्या होगा जब किसी भी एटम के अंदर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि अगर हमारे पास कोई एटम है जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे? तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यानी कि अब एटम्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली कैटेगरी हो गई जिसमें हमारे पास क्या है, इस तरीके की एक कैटेगरी होगी जहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो देखो, पुराना जो केस था उसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस लिया था, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक से बढ़ाता हूं, तो दो इंटरेस्टिंग केस आएंगे मेरे सामने। पहला इंटरेस्टिंग केस हम लोग देख रहे हैं कि मैंने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं न्यूक्लियस के आसपास, यानी कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो ऐसे केस में क्या ले रहा हूं, और केस क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। नाउ अब क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो पहले वाले के कारण मान लेते हैं एक अपवर्ड फ्लक्स आ जाएगा, दूसरे वाले के कारण एक डाउनवर्ड फ्लक्स आएगा। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं और दोनों अपोजिट रोटेट कर रहे हैं। तो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये क्या है, अपोजिटली रोटेट कर रहे हैं, अपोजिट रोटेट कर रहे हैं, अपोजिट। तो ऐसे केस में क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लक्स क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जैसे ही कैंसिल करेगा तो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कोई भी एटम, ऐसा कोई भी एटम जिसकी न्यूक्लियस के अराउंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इवन है, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के काउंटर मूव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा और नेट डायपोल मूवमेंट इनका जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ गई बात ये? ठीक। दूसरे एक
और सिनारियो की बात करते हैं, कुछ ऐसे एटम की बात करते हैं जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, यानी कि ऑड नंबर। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन का मैंने एक सिनारियो बना लिया है एटम का। नाउ पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंड तीसरा वाला जो है ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। देखो दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो जरा अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मार्क कर लेते हैं, सेम मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगा के, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, और जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसके डायरेक्शन में ही हमें फिंगर को कर्ल करना है। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे ही पोजीशन में लाके देख सकते हो। तो जैसे मैं मार्क करने की कोशिश करूं, अब देखो जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई आई। क्लियर हो गया यहाँ पे। और करंट की डायरेक्शन अगर इस तरीके से होगी तो राइट हैंड रूल अगर लगाओगे यहाँ पे, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा, थंब बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसी तरीके से क्लियर, जैसे पीछे मैंने देखा था सिंगल इलेक्ट्रॉन सिखाया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स निकाल सकते हो। ध्यान ये रखना है कि मैक्सवेल्स का जो राइट हैंड रूल होगा उसके बारे में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी, गलती मत करना, कि जो राइट हैंड रूल हमने पढ़ा था, ये थंब हो गया, ये फिंगर्स थी, ये हमारी फिंगर्स थी, और ये क्या था, थंब था। तो ये ध्यान रखना है कि जो फिंगर्स होंगी वो क्या होंगी, या तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट होंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ना कि इलेक्ट्रॉन का मोशन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। तो ये जो फिंगर्स तुम कर्ल कर रहे हो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट करोगे, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो जिस भी डायरेक्शन में फिंगर्स तुम्हारी कर्ल करेंगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, और वहां से थंब जिस डायरेक्शन में शो करेगा राइट हैंड से हिसाब से, वो तुम्हारा क्या दिखाएगा, वो आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। क्लियर हो गया। तो यहाँ मैं बेसिक में नहीं जाऊंगा, अभी पीछे सिखा दिया, अगर आपको डिटेल जानना है तो लेक्चर आपको पढ़ा हुआ है, बेसिक राइट हैंड रूल मैक्सवेल्स का। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मार्क करता हूं, तो पहले वाले सर्किल के कारण मान लेते हैं डाउनवर्ड फ्लक्स आया। क्लियर हो गया। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आया, और तीसरे वाले के कारण भी अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आया। ना यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्रीन वाला मतलब जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बना रहा है, लेकिन बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट बना रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, नेट डायपोल मूवमेंट जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि क्योंकि अब जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मूवमेंट बन रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम है और अपवर्ड डायरेक्शन ज्यादा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, और ऐसे केस में मुझे नेट डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी बात समझ में आ गई, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि ऐसे, यानी कि ऐसे एटम जिनके अंदर अनइवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये इस तरीके के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, वो क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। लेकिन वहीं पे ऐसे डायपोल मोमेंट, या फिर कह सकते हैं ऐसे एटम्स जिनके अंदर नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, वो किसी भी तरीके के मैग्नेटिज्म को शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो है, यानी कि जिनका नेट डायपोल मोमेंट है, ये किसी भी तरीके के मैग्नेटिज्म को शो नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं इसको क्रॉस साइन लगा देता हूं। और जिनमें नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा ड्यू टू अनइवननेस, यानी कि क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के बीच में इवननेस नहीं है, कह सकते हैं, या कह सकते हो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है नेट डायपोल मोमेंट, तो इसकी वजह से क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे एटम जो होंगे, यानी कि ऐसे एटम जिनके अंदर नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ये जो होंगे ये हमारे लिए वर्क एज, या कह सकते हैं हम इसको, ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, मैग्नेटिज्म को शो करेंगे। क्लियर हो रहा है। जबकि ये क्या होंगे, ये ऐसे एलिमेंट जो होंगे ये क्या करेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये बनाएंगे हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, दीज आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जांपल दे सकता हूँ, नेट डायपोल मोमेंट इनका जीरो होगा, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका वुड हो गया, ठीक है, एक वुड हो गया, ठीक है, या फिर प्लास्टिक कह सकते हैं। प्लास्टिक किसी भी तरीके मैग्नेटिक शो नहीं करती। अगर नेट डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो की बात करूं, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे लोड स्टोन हो गया। और अगर बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए, यहाँ पे आपके पास फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, एल्निको हो गया, एल्निको हो गया, यहाँ पे आयरन हो गया, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे आपके पास एटम्स, बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो ये प्रॉपर्टी को शो करेंगे, ठीक है, जिनका नेट डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। आई होप समझ में आ गया होगा।
नाउ अब बात करते हैं मटेरियल्स की। तो अभी तक हमने जितना सीखा, हमने सीखा कि ऐसे हमारे पास 2 एटम्स थे। हमने सीखा कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगर एटम है तो वहाँ पे हमने उसको देखा था किस तरीके से मैग्नेटिज्म, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया सोर्स क्या है। तो किसी भी कह सकता हूँ मैग्नेटिज्म का सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन का मोशन है न्यूक्लियस के अराउंड, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट, ठीक है? वहाँ से मैग्नेटिज्म आया। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एटम वो मैग्नेटिज्म शो करे। ये किस पे डिसाइड होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इवन है तो वहां पे चांसेस बहुत कम है कि वो मैग्नेटिज्म को शो करेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं तो ऐसे केस में चांसेस ऑफ मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो पहली चीज आपने ये समझी, यानी कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन अगर है किसी एटम में तो वो कैसे मैग्नेटिज्म को शो कर सकता है। तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब हम बात करेंगे ऐसे मटेरियल्स की। तो मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटम जो है उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी थी जिसके अंदर, जिसको हमने नाम दिया नेचुरली मैग्नेट, जो क्या है एक्चुअल में मैग्नेट है, यानी कि जिसको तुम जमीन से निकालोगे और वो तुम्हारी जितने भी लोहे की चीजें होंगी उन्हें अट्रैक्ट करने लग जाएगी, यानी कि नेचुरली मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कैसे होता है इनको जरा समझते हैं। तो बान इसके अंदर जो हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं या इसके अंदर जितने भी आपके छोटे छोटे जो एटम्स होंगे वो सब ऑलरेडी उनके अंदर एक डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक, अब मान के चलते हैं मेरे पास ये स्लैब है जिसके अंदर जो छोटे छोटे डायपोल मूवमेंट मैंने डायरेक्शन बना रखी है। अगर इन सब के अंदर डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो राइट साइड से हम मान सकते हैं लेफ्ट साइड से फ्लक्स एंटर करेगा और राइट साइड से फ्लक्स बाहर निकलेगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे डायपोल मूवमेंट है ये एकदम छोटी छोटी मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे नॉर्थ साउथ। क्लियर हो गया? तो ये जो, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ये जो मैंने डायरेक्शन ली है इसको जरा समझ लो। ये मैंने डायरेक्शन यही बता रहा है कि एक एटम है जिसका जो मैग्नेट डायपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड। तो इसको मैं एक स्मॉल मैग्नेट, ये जो एटम है एक स्मॉल मैग्नेट की तरह वर्क करेगा जिसमें ये वाला पार्ट नॉर्थ हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, छोटी छोटी मैग्नेट्स हैं किसी भी एक मटेरियल के अंदर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इनके अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेट मौजूद होती हैं। क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी मैग्नेट्स मौजूद होती हैं, स्मॉल स्मॉल मैग्नेट डायपोल मूवमेंट होता है, तो ये क्या होंगे, नेट यानी कि सम अप होके इनके राइट साइड से फ्लक्स बाहर निकलेगा और लेफ्ट साइड से क्या होगा, फ्लक्स एंटर करेगा। अब जब भी ऐसा होगा तो हम ये कह सकते हैं ये मटेरियल का जो राइट साइड होगी वो नॉर्थ की तरफ वर्क करेगी और जो लेफ्ट साइड होगी वो साउथ की तरफ वर्क करेगी। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो नेचुरल मैग्नेट ऐसे नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर कह सकते हैं आप कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा होता है और यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? और यहाँ से एक तरफ से फ्लक्स निकलेगा, दूसरी तरफ से एंटर करेगा। नाउ ये जो है ये मैंने बता दिया ये यूनी डायरेक्शनल डायपोल मूवमेंट है, यानी कि सबके सब जो डायपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। आप देख सकते हो सारे डायपोल्स एक ही तरफ देख रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसीलिए इनका नेट फ्लक्स मिलके नॉर्थ एंड साउथ बना रहा है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल है इसका मैग्नेटाइट एंड लोडस्टोन। ठीक है, दो अलग अलग है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि मैग्नेटाइट अगर आप निकालोगे ना धरती में से तो उसके अंदर ऑलरेडी सारे डायपोल्स बने हुए होते हैं और अलाइन करे हुए होते हैं, और उसके पास आप जब भी कोई किसी लोहे की चीज को उसके पास ले जाओगे तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर हो गया? तो जो पहले नेचुरल मैग्नेट, यानी कि अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो जो नेचुरल मैग्नेट हमने खोजी थी वो लोडस्टोन और मैग्नेटाइट के रूप में ही थी। इजिप्शियन, आई थिंक इजिप्शियन ने सबसे पहले इजिप्ट में ये खोजा गया था। मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है हिस्ट्री का, आप देख सकते हो गूगल पे सर्च करके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गए ऐसे मटेरियल जो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये मैग्नेट है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है नेचुरली नॉन मैग्नेट की, यानी कि ऐसे मैग्नेट, सॉरी ऐसे मटेरियल जो पक्का है कि वो मैग्नेट नहीं है, यानी कि नेचुरली ही नॉन मैग्नेट है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान समझना, कि मतलब उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो मैग्नेट बन ही नहीं सकते, यानी कि नेचुरली नॉन मैग्नेट। अब ऐसा क्यों? तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं, इनके अंदर भी एटम्स होते हैं, क्योंकि भाई कोई भी मटेरियल दुनिया का उसके अंदर एटम्स होंगे, लेकिन खास बात क्या होती है, इनके अंदर किसी भी तरीके का डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि इनके अंदर भी एटम्स हैं पर डायपोल मूवमेंट नहीं है। यानी कि अभी मैंने जो जस्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो आपको पार्ट बताया था, मैंने दो तरीके के एटम याद करो बताए थे। एक वो एटम थे जिनके अंदर अनइवननेस के कारण एक नेट डायपोल मूवमेंट था, यानी कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरे बताए थे जिनके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जीरो था। तो जिनका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, ऐसे एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरली नॉन मैग्नेट, यानी कि ये वो एटम्स हैं, इनके अंदर जो एटम्स होंगे, यानी कि ये जो एटम्स हैं ये क्या होंगे, इनका जो डायपोल मूवमेंट है, नेट डायपोल मूवमेंट है, वो इक्वल टू कितना होगा, नेट डायपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? ठीक, देखो यहां से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हो जाती है कि
ऐसा नहीं है जो नॉन मैग्नेट मटेरियल्स हैं यानी कि नेचुरली नॉन मैग्नेट हैं, ऐसा नहीं है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है भाई। हमने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक करंट आएगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक करंट आएगा आई, और जब करंट आएगा तो इसकी वजह से एक फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? सही है, सारी बातें सही हैं। एक फ्लक्स आ जाएगा और ये फ्लक्स आएगा तो एक मैग्नेटिज्म आ जाएगा। फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है, ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। और इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो करंट है, करंट है तो मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिज्म तो सब में है, लकड़ी में भी है, प्लास्टिक में भी है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में भी है, लोड स्टोन में भी है, सब में मैग्नेटिज्म है। बात ये है कि नेट कितनी है, नेट डायपोल मोमेंट कितना आया। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर रोटेट कर रहा था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगा, उसकी वजह से फ्लक्स की डायरेक्शन एक नीचे आ गई, और इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। और जैसे ही कैंसिल करा तो ये जो होंगे ये इस तरीके के मरे हुए एटम्स बन गए, यानी कि ऐसे एटम्स जिनके अंदर किसी भी तरीके का डायपोल मोमेंट नहीं है। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, डायपोल मोमेंट का मतलब ये छोटी छोटी मैग्नेट, ये क्या है, ये है डायपोल मोमेंट्स। तो इनके अंदर ये इस तरीके कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको कहूं तो इसको मैं एक कह सकता हूं, एक ऐसा मेटल जिनके अंदर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे हैं, ठीक है। जबकि इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कुछ भी नॉर्थ साउथ नहीं है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे समझ में आ रही बात? ये आई होप क्लियर हो गया होगा ना। थोड़ी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो ऐसे नेचुरली नॉन मैग्नेट का मतलब क्या हुआ, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे होंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन रहा होगा, पर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है। ध्यान इंपॉर्टेंट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती शब्द है कि इनके अंदर नेचुरली नॉन मैग्नेट के अंदर क्या मतलब हुआ, नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो, यानी कि नेट डायपोल जो है मैग्नेटिक डायपोल वो जीरो है। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना। आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, नो डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड कांट बी मैग्नेटाइज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको मतलब गोल्डन स्टार मार्क कर लेना इसके ऊपर। यानी कि पहली बात, इनके अंदर किसी भी तरीके का मैग्नेटिज्म नहीं है, मतलब ये नेट डायपोल मूवमेंट जीरो है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें मैग्नेटाइज भी नहीं किया जा सकता। यानी कि अभी मैं आपको जब तीसरी कैटेगरी बताऊंगा तब आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके ऊपर भी देख लेते हैं, तीसरी कैटेगरी अभी बताऊंगा तभी समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ एग्जांपल, वुड एंड प्लास्टिक। क्लियर हो गया? लकड़ी को ले लो, और लकड़ी जो है तुम्हारी, कभी भी लकड़ी को ले जाओगे तो कोई आयरन की चीज को अट्रैक्ट नहीं करेगी, ऐसी प्लास्टिक है, या फिर कह सकते हो ग्लास ले लो, शीशे ग्लास है, वो किसी भी तरीके का आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर तुम उसे आयरन पे चिपकाने की कोशिश करोगे तो गिर के टूट जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नाउ तीसरी कैटेगरी आती, इन दोनों के बीच की एक कैटेगरी है, यानी कि एक कैटेगरी हो गई जिसके अंदर ऑलरेडी नेचुरली मैग्नेट एग्जिस्ट कर रहे थे, दूसरा था जिसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट जीरो था, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। नाउ तीसरी कैटेगरी आ जाती है आर्टिफिशियल मैग्नेट की, यानी कि ऐसी मैग्नेट जो कि नेचुरली तो मैग्नेट नहीं है लेकिन उन्हें मैग्नेट बनाया जा सकता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नाउ ये देखते हैं इनके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है जैसा कि नेचुरली नॉन मैग्नेट के अंदर होता है। जो नेचुरली नॉन मैग्नेट के अंदर होता है वैसे ही इनके अंदर होता है। बस अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि नेचुरली तो इनके अंदर कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करूं, अगर तुम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करोगे जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो सॉरी फेरोमैग्नेटिक नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं, उनको अभी आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, ये ऐसी मैग्नेट होती है जिनके अंदर नेचुरली तो किसी भी तरीके का डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, नो डायपोल मूवमेंट। लेकिन क्या होगा, जैसे ही, यानी कि नेचुरली नो मैग्नेट, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इन्हें मैग्नेटिज्म में रखेंगे तो आप इन्हें मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी कि बट कैन बी मैग्नेटाइज एक्सटर्नली। यहीं पे ये अंतर आ जाता है नेचुरली नॉन मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल मैग्नेट की, तो ये ऐसी होती हैं जिनके अंदर डायपोल मूवमेंट जो होते हैं, यानी कि नेट डायपोल मूवमेंट नेचुरली तो जीरो होगा, किसी भी तरीके का नेट डायपोल मूवमेंट तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का तुम्हें फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगा नेचुरल कंडीशन में, लेकिन इनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यही वर्ड जो है वो इनको और इनको अलग करता है। यानी कि एक नेचुरली नॉन मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है, देखो सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, तो जो सबसे बड़ा अंतर है वो इनके अंदर क्या है, वो अंतर है ये, दिस कांट बी मैग्नेटाइज एंड दिस कैन बी मैग्नेटाइज। समझ में आ रहा है? कांट और कैन का जो अंतर है वही भाई आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल नॉन मैग्नेट को अलग करता है। यानी अगर मैं कहूं कि एक नेचुरली नॉन मैग्नेट है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, दोनों को कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे,
तो जो नेचुरली नॉन मैग्नेट है इनको आप मैग्नेटाइज भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं लकड़ी को, इसका क्या मतलब हुआ मैग्नेटाइज करने का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल लगा दूं और यहाँ साउथ लगा दूं, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या होगा, इनके अंदर एक डायपोल एग्जिस्ट करेगा और डायपोल जैसे ही मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट को मैं रखूंगा, यानी कि या कह सकते हैं आर्टिफिशियली मैग्नेटिक मेटेरियल्स को मैं रखूंगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, इनके अंदर एक डायपोल्स आ जाएंगे और ये भी आपके इस तरीके से वर्क करने लगेगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा एंड यहाँ पे तुरंत से साउथ आ जाएगा। तो ये क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइज होना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सेपरेट लेक्चर तैयार है, मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे। मेरे लेक्चर्स जितने भी लूंगा मैं, वो सारे के सारे बिल्कुल डिटेल में जाके लूंगा, हर चीज तुम्हें विजुलाइज कराऊंगा, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी नया सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ नेचुरली नॉन मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट की, तो उनके अंदर अंतर क्या होता है। नेचुरली नॉन मैग्नेट को तुम मैग्नेटिक फील्ड रख के भी मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं लकड़ी को लेके एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ सेम नॉर्थ साउथ, तो तुम देखोगे कोई डायपोल मूवमेंट इसके अंदर नहीं आएगा, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि आ जाए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जबकि अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट जो नेचुरली तो नो डायपोल मूवमेंट, यानी नेचुरली नॉन मैग्नेट था, लेकिन जैसे ही तुम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे एक्सटर्नली, ये क्या है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही तुम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तुरंत ही इसके अंदर क्या होगा, डायपोल्स आ जाएंगे। तुरंत ही आप देख सकते हो इस तरीके के डायपोल्स एग्जिस्ट आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? और इसको, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नली मैग्नेटाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो एक्सटर्नली हम इसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सबके बीच में डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो होती हैं जिनको हम लोग एक्सटर्नली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जबकि इनको मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। कैन बी एंड कांट बी, ये वर्ड याद रखना। क्लियर हो गया? तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। तो मेटेरियल तीन कैटेगरी में बांटे, एक थे जो नेचुरली मैग्नेट बने बनाए मैग्नेट मिले, एक थे जो बने बनाए नॉन मैग्नेट मिले, और एक थे जो नॉन मैग्नेट थे लेकिन उन्हें मैग्नेट बनाया जा सकता था। तो वो हमारी, दिस इज द, ये कह सकते हैं ये हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अगले 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर मैं इन्हीं के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ही डिटेल में हम इनको जानेंगे और सीखेंगे, इनके ऊपर पूरा डिटेल में जाएंगे। क्लियर हो गया? नाउ आई होप ये समझ में आ रही होगी। नाउ बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेटिक मटेरियल्स की। ठीक है, तो अगर आर्टिफिशियली मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर भी थोड़ा चर्चा करें, तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं एक्सटर्नली। अभी हमने पीछे सीखा। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ इनको भी 5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहले होते हैं डायामैग्नेटिक, दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक, तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फिफ्थ वन इज फेरी मैग्नेटिक। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आर्टिफिशियली मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल वर्ड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। कई बार आपने बुक्स में देखा होगा कि आर्टिफिशियल वर्ड नहीं दिया होगा, केवल लिखा होगा मैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान रखना, तो इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं गलत बता दे रहा हूँ। कई जगह पे आर्टिफिशियल मैग्नेटिक मटेरियल यूज होते हैं, कई जगह पे ये वर्ड काट दिया जाता है, केवल मैग्नेटिक मटेरियल भी लिखा होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये, मैंने यहाँ पे ये वर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल लेता तो आप नेचुरली मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल का भी यूज किया है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक मटेरियल मतलब, अभी मैंने पीछे देखा, ऐसे मटेरियल जो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, गोल्डन वर्ड, वो था कैन भी मैग्नेटाइज एक्सटर्नली। यानी कि ऐसे जो मैग्नेटाइज है नहीं लेकिन उन्हें किया जा सकता है एक्सटर्नली। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज सीखी। नाउ इस पर्टिकुलर केस को, यानी कि ऐसे मेटल को 5 कैटेगरी में साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने बांटा। पहली कैटेगरी थी डाया, दूसरी पैरा, तीसरी फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी। क्लियर हो रहा है? इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर और सीखेंगे कि कैसे वर्क करता है। आई होप लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, काफी डिटेल में हम लोग गए थे। मैंने इस लेक्चर के अंदर एक बेस सेट कर दिया है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि सोर्स क्या होता है मैग्नेटाइजेशन का। मैंने ये बता दिया आपको कि कैसे हर एटम के अंदर मैग्नेटाइजेशन तो होता है, लेकिन नेट कोई चीज मैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है उसके अंदर का नेट डायपोल मूवमेंट। क्लियर हो गया यहाँ पे? इस लेक्चर को, ऑलरेडी लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है तो जल्दी से कंक्लूड करूंगा। आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन सारे डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो, इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे और सीखेंगे इनके ऊपर बातें, और मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर और एप्लीकेशन जानेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।
अगर पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो, कुछ नया सीखा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई डाउट है तो भी बता सकते हो, और अगर वो डाउट बहुत सारे लोग होगा तो मैं उसके ऊपर लेक्चर बना के उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू।